हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1853 के बारे में अध्ययन किया था और आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 को, जो कि 1857 की क्रांति के बाद आया एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858 के लागू होने का एक प्रमुख कारण था 1857 में हुई क्रांति, जो कि इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था अंग्रेज़ों के खिलाफ। ओके, अब देखिए, 1857 के विद्रोह ने कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इसके पश्चात कंपनी से प्रशासन का दायित्व वापस लेने और ताज यानी कि क्राउन, जिसे कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में बागडोर थी, तो ताज के द्वारा यानी क्राउन के द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई और जो शासन अधिनियम 1858 था, ये अधिनियम, इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना और भारत में स्थापित ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण में सुधार करना था। यानी जो भारत का शासन था वह कंपनी से लेकर के अब ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और कंपनी का अस्तित्व ही भारत में समाप्त हो गया। ओके, चलिए, इस एक्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे, आइए देख लेते हैं। भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब भारत के शासन को ब्रिटेन की ओर से भारत का राज सचिव को चलाना था। यानी अब जो भारत का शासन था उसे ब्रिटेन की तरफ से, यानी ब्रिटेन की संसद की तरफ से भारत राज सचिव को रिप्रेजेंट करना था। ओके, एक बात और कि 1858 के अधिनियम के द्वारा डायरेक्टरों की सभा और नियंत्रण मोड को भंग कर उनके समस्त अधिकारों को भारत सचिव को दे दिए गए। यानी जो द्वैध शासन था भारत में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इस तरह एक्ट ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इन दोनों को भंग कर दिया गया और अब इकलौते रूप से जो शासन था वह केवल भारत राज सचिव को चलाना था, जो कि ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। ओके, अब देखिए, जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। ओके, जो इंडियन काउंसिल थी उसके 15 सदस्यों में 7 सदस्यों का चयन सम्राट के द्वारा तथा 6 सदस्यों का चयन कंपनी के डायरेक्टर को करना था। ओके, चलिए, भाई देखते हैं। भारतीय शासन संबंधी सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि जो इंडियन काउंसिल थी वह केवल सलाहकारी प्रकृति की ही थी। अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी मामलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने हेतु बाध्य था। यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं थी और अर्थव्यवस्था संबंधी जो सेवाएं थी उन पर जो भारत सचिव को इंडियन काउंसिल की राय को मानना ही मानना था। ओके, चलिए, भारत राज सचिव को एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया जिस पर इंग्लैंड तथा भारत में दावा दाखिल किया जा सकता था तथा जो खुद भी दावा दाखिल करने में सक्षम था। यानी भारत राज सचिव के खिलाफ जो है कोई भी केस फाइल किया जा सकता था। चलिए, सर चार्ल्स वुड, ये नाम याद रखिएगा, सर चार्ल्स वुड नियंत्रण बोर्ड के अंतिम अध्यक्ष और भारत के पहले राज सचिव थे। यानी जो सर चार्ल्स वुड थे वह 1858 के अधिनियम के द्वारा पहले राज्य सचिव बने। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग।
यह जो वायसराय था यह भारत में ताज यानी ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। और यह भारत का जो वायसराय था भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। ब्रिटिश संसद के भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने और प्रतिवर्ष संसद में भारतीय ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने का अधिकार दिया गया। माने जो भारत जो मंत्री था उसे वायसराय से एक सीक्रेट जो करस्पॉन्डेंसी होती है उसे करने के लिए और प्रतिवर्ष संसद में भारतीय ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। इसी एक्ट के यानी 1858 के अधिनियम के क्रम में ही महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणाएं की जिन्हें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन सी घोषणाएं महारानी विक्टोरिया ने की थी। भारत के सभी धर्मों की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, ऐसा महारानी विक्टोरिया ने कहा था। भारत के सभी राजाओं के पदों का सम्मान करते हुए ब्रिटिश राज के क्षेत्र विस्तार को तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यानी जो गवर्नर जनरल कंपनी के शासन के अधीन जो भारत के राज क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए चले आ रहे थे और सभी भारतीय क्षेत्रों को दिन ब दिन करके ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित किए जा रहे थे, उन पर कब्जा करते जा रहे थे, उन पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। यानी अब ब्रिटिश राज क्षेत्रों का जो विस्तार था वह रोक दिया गया। सभी भारतीयों को सिविल सेवा की परीक्षा में समानता का दर्जा दिए जाने का अधिकार दिया गया। माने 1853 से आपने देखा था 1853 के एक्ट में सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया था और नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया था। तो 1858 में थोड़ा सा उसमें से और एक नरिशिंग की गई, यानी हल्का सा उसको पोषित किया गया कि भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में अब समानता का दर्जा मिलने लगा तथा भारत की मध्यम वर्गीय जनता के लिए शिक्षा एवं उन्नति के लिए नए अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसी घोषणा महारानी विक्टोरिया ने की थी। ओके, तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1858 का अध्ययन किया। इसमें 2-3 चीज़ें आपको फिर से रिवाइज कर दें हम कि पहला क्या हुआ कि कंपनी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और भारत का जो कंपनी का शासन था, भारतीय शासन, उसे अब ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। माने जो अब भारत का जो शासन था वह सीधे तौर पर महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया। दूसरा, कंपनी के जो द्वैध शासन था उसे द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय नामक एक नए पद का सृजन किया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना और साथ ही साथ एक जो चार्ल्स वुड थे उनको पहला भारत राज सचिव बनाया गया। जो भारत सचिव था वह सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और वह एक प्रकार से कहा जाए तो ब्रिटेन की जो साम्राज्य थी यानी जो क्राउन था उसका रिप्रेजेंटेटिव था। ओके, तो इसमें 2-3 चीज़ें इसमें बदलाव हुई। ठीक है, तो साथियों ये रहा हमारा आज का टॉपिक और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और देखते हैं अगला टॉपिक भारत का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।